हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू माय पैरामेडिकल स्टडी। तो आज का जो वीडियो है ये विटामिन का छूटा हुआ जो पार्ट था आपका विटामिन बी ग्रुप, उसको पढ़ेंगे। ठीक, उसमें सारे विटामिन बी वर्ग के सब विटामिन को पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला विटामिन आपके सामने है विटामिन बी 1, जिसको थायमिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है। ठीक, ये थायमिन जो होता है आपका क्या है, सबसे उत्कृष्ट विटामिन माना जाता है बी वर्ग को। ठीक, इसका रिच सोर्स में देखते हैं तो संपूर्ण अनाज, ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट्स, ये जो है इसमें विटामिन बी 1 पाया जाता है। ठीक, सुअर का मांस हो गया, दलहन, दाल और सेम, इस सब में क्या पाया जाता है? विटामिन बी 1 पाया जाता है। नाइट्स में आपका सूरजमुखी का बीज हो गया और बादाम, इस सब में क्या पाया जाता है? बी 1 पाया जाता है और बीज में। ठीक, तो ये रिच सोर्स है विटामिन बी 1 का। उसके बाद पुअर सोर्स देखते हैं इसका। पुअर सोर्स में हो गया परिष्कृत अनाज, सफ़ेद रोटी और पास्ता, यानी खराब क्वालिटी के जो अनाज होते हैं जिसमें सफ़ेद रोटी हो गया, पास्ता हो गया और मीठे खाद्य पदार्थ हो गया, इस सब में क्या विटामिन बी 1 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में लिखा यहाँ श्वेतसार यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कर शरीर में क्या पहुंचाता है? गर्मी पहुंचाता है और शक्ति पहुंचाता है। ठीक, तो उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन में लिखा है यह समानता पाचन एवं अच्छी भूख लगने की स्थिति को बनाए रखता है। यह पाचन अच्छा से करवाता है और भूख अच्छे से लगवाता है। ठीक, उसके बाद है यह थायमिन। थायमिन जो है मौलिक रूप से मस्तिष्क के चयापचय, ब्रेन मेटाबॉलिज्म के लिए सहायक माना जाता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट, आवश्यकता। आवश्यकता में लिखा है यहाँ पे प्रतिदिन के लिए ये डोज दिया गया है। ठीक, ये चार्ट दिख रहा होगा आपको, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। पुरुष में जो कितना चाहिए? 1.2 मिलीग्राम पर डे चाहिए। कितना? 1.2 मिलीग्राम। उसके बाद महिला में 1.1 मिलीग्राम। उसके बाद गर्भवती महिला में 1.4 मिलीग्राम। उसके बाद स्तनपान कराने वाली महिला जो होती है उसको 1.4 मिलीग्राम चाहिए। इसके बाद इसके डिफिशियंसी का प्रभाव देखते हैं, कौन कौन सा रोग हो जाता है कमी से। तो पहला है बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी। बेरी बेरी में पहला वेट बेरी बेरी। वेट बेरी में क्या हो जाता है? दिल को प्रभावित करता है, जिससे सूजन, एडेमा और दिल की विफलता हो जाती है, हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाता है इसमें। तो इसमें ये सारे चीज़ देखने को मिलता है, सूजन हो जाता है, एडेमा हो जाता है और हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेट बेरी बेरी यानी गीला बेरी बेरी। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो आपका है ड्राई बेरी बेरी, सूखा बेरी बेरी जिसको बोलते हैं। ठीक, ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा हो सकता है। लकवा का भी शिकायत आ सकता है इसमें। ठीक, क्योंकि नर्वस सिस्टम में जब कोई भी दिक्कत आएगा तो उसके नीचे कोई भी पार्ट काम करना बंद हो जाएगा। ठीक, तो इस लकवा का स्थिति आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विटामिन बी 1 थायमिन की कमी से दूसरा जो डिजीज हो जाता है वो होता है वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? शराबियों में समानता होता है। ये शराबी में समानता देखने को मिलता है, जिससे उलझन और याददाश्त में कमजोरी और समन्वय में कठिनाई हो जाता है। ये समन्वय सही से नहीं बनता, याददाश्त मतलब भूल जाता है कोई भी चीज़ को। ठीक, तो ये सब देखने को मिलता है, ज़्यादातर शराबी में देखने को मिलता है ये। तो ये भी जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक, उसके बाद तीसरा आपका है न्यूराइटिस। क्या लिखा है? न्यूराइटिस 3 नंबर में। न्यूराइटिस भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, न्यूराइटिस का अर्थ क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में सूजन। तंत्रिका तंत्र में जो होता है, तंत्रिका तंत्रिकाओं में सूजन हो जाता है, जो आमतौर पर परिधीय तंत्रिका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में को प्रभावित करता है। ठीक, और यह सूजन जो तंत्रिका संकेत के संचार में बाधा उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? बाधा उत्पन्न करता है, जिससे तंत्रिका कार्य में क्या हो जाता है? गड़बड़ी हो सकती है। तंत्रिका के कार्य में गड़बड़ी हो जाता है, जिससे क्या होता है? आपका जो इम्पल्स है आगे ट्रांसमिट सही से नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये आपका विटामिन बी 1 था। इसके बाद अगला विटामिन है बी 2। बी 2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन। क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन बोला जाता है। ठीक, इसका रिच सोर्स में देखते हैं। रिच सोर्स में लिखा हुआ है डेयरी उत्पाद यानी दूध, दही, पनीर में क्या पाया जाता है? विटामिन बी 2 पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, केला, बादाम। उसके बाद फोर्टिफाइड जो अनाज होता है यानी पोषक तत्व से भरा हुआ अनाज, उसमें क्या पाया जाता है? बी 2 पाया जाता है। ये इसका रिच सोर्स होता है। ठीक, उसके बाद पुअर सोर्स जो है परिष्कृत अनाज यानी खराब क्वालिटी का जो अनाज होता है। उसके बाद अंडा, इस सब में जो होता है विटामिन बी 2 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, पुअर सोर्स है इसीलिए। इसके बाद इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन यानी कार्य, इसमें लिखा है इसकी आवश्यकता श्वेतसार की
सदुपयोगिता में होती है। श्वेतसार यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं, जो शरीर को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। यानी यहाँ पे श्वेतसार का मीनिंग यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, स्टार्च। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये देखिए स्टार्च लिखना, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। यानी ये जो है स्टार्च, इसका जो उपयोगिता है, सदुपयोगिता, इसमें विटामिन B1 की आवश्यकता पड़ती है, जो शरीर को शक्ति प्रदान करता है और ऊर्जा प्रदान करता है, इसके लिए ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद आपका जो है प्रोटीन और वसा के चयापचय में भी आवश्यक होता है B1। ठीक, प्रोटीन और वसा के चयापचय में भी आपका विटामिन B1 B2 आवश्यकता होता, और तंतु श्वसन में और तंतु श्वसन और ऑक्सीकरण में सहायक होता है। यानी आपका जो फाइबर जो होता है, फाइबर का डिपोजिशन जो होता है, उसका श्वसन हुआ, वही मतलब हुआ। ठीक, और ऑक्सीडेशन में आपका बहुत ही आवश्यकता होता है B2 विटामिन। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद इसका जो है रिक्वायरमेंट देखते हैं, यानी इसका कितना डोजेज लेना चाहिए एक दिन में, कितना आपको ज़रूरी है। तो ये पुरुष में 1.3 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और महिला में 1.1 मिलीग्राम पर डे चाहिए। गर्भवती महिला में 1.4 मिलीग्राम, और स्तनपान कराने वाली महिला में 1.6 मिलीग्राम पर डे चाहिए। ठीक, उसके बाद इसका न्यूनता यानी डेफिशिएंसी का प्रभाव देख लेते, कमी से होने वाले कौन कौन सा डिजीज होते हैं। तो इसमें पहला है एरिबोफ्लेविनोसिस। इसमें क्या हो जाता है, इसमें लक्षण देखते हैं। इसमें गले में जो होता है आपका खराश होने लगता है, मुंह के आसपास दरारें, क्लियोसिस यानी मुंह में क्या होता है, फुंसी जैसा, ये मुहासा होने लगता, जीभ में सूजन यानी ग्लियोसिस्टिस, और एक खुरदरी खाल सेब्रोइक डर्मेटिस शामिल होता है। ये सब आपको दिखने को मिलता है किसमें, एरिबोफ्लेविनोसिस में। एरिबोफ्लेविनोसिस जो होता है ये विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो आपका इसमें न्यूनता के कारण, डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होता है वो है फोटोफोबिया। क्या होता है, फोटोफोबिया। इसमें आँखों से क्या होता है, आंसू निकलना, आँखों में जलन होना, आँखें से कम दिखाई पड़ना, कॉर्निया में क्या होता है, रक्त नलिकाओं का दिखाई पड़ना। कॉर्निया में जो होता है रक्त नलिका दिखने लगता है, बाहर से आपको ये ब्लड वेसल्स दिखने लगेगा। तो ये आपका फोटोफोबिया में दिखाई देता है, ये इसका लक्षण है। ठीक, B1 के कमी के कारण। उसके बाद विटामिन B3 पे चलते हैं। B3 है, B3 को क्या बोलते हैं, नाइसिन। क्या बोलते हैं इसको, नाइसिन। नाइसिन में रिच सोर्स में लिखा है मांस, बीफ, चिकन या टर्की, इस सब से क्या मिलता है आपको, B3 मिलता है। उसके मछली, टूना मछली, सैल्मन मछली, इससे क्या मिलता है, B3 मिलता। संपूर्ण अनाज में ब्राउन राइस, ओट्स, इस सब में भी B3 मिलता। दलहन वाले मूंगफली, सेम, इस सब में भी क्या मिलता है, B3 मिलता। और फोर्टिफाइड अनाज यानी पोषक तत्व से भरपूर वाले अनाज जो होते हैं उसमें भी आपको B3 मिलता है, रिच सोर्स होता है। पुअर सोर्स में आपका मीठे स्नैक्स हो गया, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, इसको स्नैक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीठे स्नैक्स आपका हो गया। और परिष्कृत अनाज हो गया, पुअर क्वालिटी का अनाज जो होता है ये, इसमें जिसमें न्यूट्रिएंट कम मात्रा में होता है, तो ये आपका पुअर सोर्स हो जाएगा विटामिन B3 का। उसके बाद इसका फंक्शन में देखते हैं। फंक्शन में लिखा है ये एंजाइम का जो होता है टॉक्सिकेशन, यानी टॉक्सिकेशन जिसका उसका जो होता है, यानी जो विषैलापन होता है। और श्वेतसार यानी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का जो होता है मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन करता है। इसके मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, चेंजेज करने का काम करता है ये। ठीक, फंक्शन इसका हो गया विटामिन B3 का। उसके बाद रिक्वायरमेंट में प्रतिदिन में कितना लेना चाहिए, पुरुष में जो है 16 मिलीग्राम NE यानी नाइसिन इक्विवेलेंट में लेना चाहिए। NE का मतलब क्या होता है, नाइसिन इक्विवेलेंट। ठीक, उसके बाद महिला में इसका सोर्स कितना मात्रा में चाहिए, तो 40 मिलीग्राम पर नाइसिन इक्विवेलेंट चाहिए। उसके बाद गर्भवती महिला में आपको 18 मिलीग्राम पर नाइसिन इक्विवेलेंट, कितना, 18 मिलीग्राम नाइसिन इक्विवेलेंट चाहिए आपको गर्भवती महिला में। उसके बाद आपका स्तनपान कराने वाली महिला में 17 मिलीग्राम नाइसिन इक्विवेलेंट चाहिए। तो ये आपका क्या है, विटामिन B3 का क्या है, आवश्यक मतलब रिक्वायरमेंट जो है, डोजेज है, वो पर डे के हिसाब से है। ठीक, उसके बाद इसका डेफिशिएंसी से होने वाले प्रभाव को देख लेते हैं। पहला है प्लेगरा। इसमें क्या डेफिशिएंसी में देखने लो, इसकी कमी से प्लेगरा, इसे 3D से पहचाना जाता है। 3D से पहचाना जाता है, 3 गो D से पहचाना देता है। पहला D का मतलब होता है डायरिया, क्या होता है, डायरिया होता है। और दूसरा D का मतलब क्या होता है, डर्मेटिस, यानी इसमें त्वचा क्या होता है, सूजन आ जाता है।
और आपका अक्सर सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से वाले क्षेत्र में क्या हो जाता है, सूज जाता है त्वचा, ठीक। और उसके बाद तीसरा डी है डिमेंटिया। डिमेंटिया में क्या हो जाता है, मानसिक उलझन और चिड़चिड़ापन आ जाता है इस तरह के पेशेंट में, ठीक। तो ये आपको इस तरह के पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलता है, डायरिया, डर्मेटिस और डिमेंटिया। ये 3D जो आपको जिस पेशेंट में मिलेगा उसमें समझ जाना है कि आपको विटामिन B3 का उस पेशेंट में कमी हो गया है, ठीक, डेफिशिएंसी हो गया और पेलाग्रा हो गया है। उसके बाद अगला विटामिन है B5, जिसको क्या बोलते हैं, पेंटाथेनिक एसिड। क्या बोला जाता है, पेंटाथेनिक एसिड। तो चलिए इसके रिच सोर्स में देखते हैं क्या क्या है। तो पहला आपका है मांस यानी चिकन और बीफ। चिकन और बीफ से B5 मिलता है। उसके बाद आपका हो गया मछली, अंडा और एवोकाडो। एवोकाडो से भी B5 मिलता है। तो पेंटाथेनिक एसिड ये सब रिच सोर्स है। उसके बाद शकरकंद और दलहन, ये सब भी रिच सोर्स में आते हैं B5 के। उसके बाद पुअर सोर्स में आता है अत्यधिक संसाधित खाद्य पदार्थ और परिष्कृत शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। ये दोनों से आपका पुअर सोर्स में आता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट में देखते हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा है प्रतिदिन में पुरुष में और महिला में कितना चाहिए, 5 मिलीग्राम पर डे चाहिए, ठीक। उसके बाद कमी से होने वाले और यानी डिफिशेंसी का प्रभाव देखते हैं। तो क्या क्या इसमें होता है डिफिशेंसी से। पहला है पेंटोथेनिक एसिड डिफिशेंसी। पेंटोथेनिक एसिड डिफिशेंसी में क्या लक्षण क्या होता है इसमें, इसके लक्षण है थकान, चिड़चिड़ापन, उलझन, पेट में ऐंठन और कभी कभी जलन वाले पैरों की सिंड्रोम। कभी कभी जलन वाले पैरों का सिंड्रोम जिसमें पैर में क्या होता है, जलन की भावना होती है, पैर में जलन की भावना शामिल होता है। तो ये सब आपको किस में दिखता है, B5 के कमी के कारण दिखता है, पेंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण दिखता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला जो आपका विटामिन है, विटामिन B6 है। B6 को क्या बोला जाता है, पैराडॉक्सिन बोला जाता है। पैराडॉक्सिन का रिच सोर्स को देखते हैं। पैराडॉक्सिन यानी विटामिन B6 को बोला जाता है, केमिकल नेम है इसका। उसके बाद रिच सोर्स में मांस है, पोल्ट्री, मछली, फिश, ये सब आ जाएगा। उसके बाद संपूर्ण अनाज और आलू, केला, पालक, नट्स, अखरोट और सूरजमुखी, ये जो आपका है ये क्या है, विटामिन B6 का रिच सोर्स है, ठीक। उसके बाद आपका इसका पुअर सोर्स में देखते हैं। पुअर सोर्स में आपका क्या लिखा है, हरी सब्जी, अत्यधिक संसाधित खाद्य पदार्थ और परिष्कृत अनाज, ठीक। ये तीनों जो आपका है पुअर सोर्स है विटामिन B6 का। उसके बाद दैनिक आवश्यकता यानी पर डे रिक्वायरमेंट में लिखा है, वयस्क में कितना चाहिए, 1.3 से लेकर 2.0 मिलीग्राम उम्र और लिंग के आधार पर। यानी वयस्क में 1.3 से लेकर 2.0 मिलीग्राम तक लेने का रिक्वायरमेंट है विटामिन B6। उसके बाद गर्भवती महिला में 1.9 मिलीग्राम पर डे हिसाब से दिया जाता है और स्तनपान कराने वाली महिला में 2.0 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है, ठीक। ये आपका विटामिन B6 का क्या था, पर डे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका डेफिशिएंसी से का प्रभाव देखते हैं। विटामिन B6 के डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। पहला लिखा है पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी में क्या है, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन उत्पाद में कमी के कारण क्या देखने को मिलता है, एनीमिया में देखने को मिलता है, ठीक। क्योंकि आयरन में कमी हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा और हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद है पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी तंत्रिका क्षति हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, झुनझुनी, सुन होना और आपका सुनसुनी पकड़ लेता है, झुनझुनी पकड़ लेता है और मांसपेशियों में कमजोरी हो जाता है, ठीक। तो ये आपका पेरिफेरल न्यूराइटिस में होता है। उसके बाद चिड़चिड़ापन और उलझन ये देखने को मिलता है आपका, ठीक। ये तीनों चीज आपको किस में देखने को मिलता है, पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी में यानी विटामिन B6 के कमी से देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो विटामिन है ये विटामिन B7 है। क्या है, B7 जिसको क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। बायोटिन का रिच सोर्स देखते हैं। रिच सोर्स में क्या है, अंडा, विशेष रूप से अंडे का योग में क्या पाया जाता है, B7 पाया जाता है। उसके बाद नट्स आपका बादाम, मूंगफली हो गया। दलहन में दालें, सेम हो गया। और संपूर्ण अनाज, ओट्स, जौ और शकरकंद, ये सारे विटामिन B7 का क्या है, रिच सोर्स है। उसके बाद पुअर सोर्स में देखते हैं परिष्कृत अनाज और अत्यधिक संसाधित खाद्य पदार्थ। ये आपका क्या हो जाएगा, विटामिन B7 का हो गया पुअर सोर्स हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है दैनिक आवश्यकता पर डे रिक्वायरमेंट। पर डे रिक्वायरमेंट में कितना चाहिए, वयस्क में
आपका 30 माइक्रोग्राम चाहिए, 30 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका न्यूनतम डेफिशिएंसी का प्रभाव या कमी से होने वाले रोग देखते हैं। इसके कमी से कौन चीज़ देखने को मिलता है? बायोटिन डेफिशिएंसी। इसके लक्षण में बालों का झड़ना, खुरदरी, त्वचा पर चकत्ते और अवसाद, थकान और तंत्रिका समस्याओं जैसे मानसिक भ्रम और शून्य होना, ये सब शामिल होता है किसमें? बायोटिन डेफिशिएंसी में, यानी B7 के डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। तो B7 का डेफिशिएंसी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ये इसको याद कर लीजिए, क्या क्या बाल का झड़ना, ये अधिकतर आजकल देखने को मिलता है। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है विटामिन B9। B9 को क्या बोला जाता है? फोलेट या फॉलिक एसिड। क्या बोला जाता है? फोलेट या फॉलिक एसिड। तो चलिए इसके जो है स्रोत को देखते हैं, रिच सोर्स को। तो यहाँ पे इसके रिच सोर्स में क्या लिखा है? हरी पत्तेदार सब्जी, पालक के लिए, और दलहन दाल जैसे हो गया, सेम मटर का, ये सब क्या हो गया आपका? B9 का रिच सोर्स हो गया, फॉलिक एसिड का। उसके बाद आपका फोर्टिफाइड अनाज हो गया, और सिट्रस फल, संतरा, अंगूर और चुकंदर, ये सब में क्या पाया जाता है? आयरन यानी फोलेट यानी विटामिन B9 पाया जाता है। उसके बाद पुअर सोर्स में है परिष्कृत अनाज में जो होता है विटामिन B9 बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद दैनिक आवश्यकता पर डे रिक्वायरमेंट में देखते हैं, तो पर डे रिक्वायरमेंट में आपका है वयस्क में 400 माइक्रोग्राम और गर्भवती महिलाओं में 600 माइक्रोग्राम और स्तनपान कराने वाली महिला में 500 माइक्रोग्राम इसकी आवश्यकता पड़ती है, देनी चाहिए। ठीक, उसके बाद इसकी न्यूनता यानी कमी से इसके डिफिशियंसी कौन कौन से बीमारी देखने को मिलता है, रोग देखने को मिलता है? तो पहला है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाता है? बड़ी और अपरिपक्व लाल रक्त कोशिका RBC क्या हो जाता है? अपरिपक्व हो जाता है और बड़ा हो जाता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक, उसके बाद इसके डेफिशिएंसी से दूसरा जो देखने को रोग मिलता है, ये क्या मिलता है? ग्लोसाइटिसिस देखने को मिलता है, यानी जीभ में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। ग्लोटिस से रिलेटेड है ग्लोसाइटिसिस, जीभ में सूजन देखने को मिलता है। और तीसरा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी गर्भावस्था में जो होता है जन्म दोष, जैसे कि स्पाइनल फाड़ा और एनसेफली, ये देखने को मिलता आपके किसके? B9 के कमी के कारण, आयरन के डिफिशियंसी के कारण। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगला विटामिन पर। अगला और लास्ट विटामिन आपका है विटामिन B ग्रुप में विटामिन B12। क्या नाम है इसका? साइनोकोबालामिन। यहाँ कोबालामिन लिखा गया, ठीक, साइनो छूट गया है, तो यहाँ साइनो लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा? साइनो को पूरा अच्छा से लिख लीजिए यहाँ पे, साइनोकोबालामिन। क्या हो जाएगा? साइनोकोबालामिन बोला जाता है विटामिन B12 को। ठीक, इसके बाद चलिए इसका रिच सोर्स में देखते हैं क्या क्या से इसको प्राप्त किया जाता है। तो पहला है पशु उत्पाद में आपका आ जाएगा मांस, आ जाएगा पोल्ट्री, मछली, अंडे, डेयरी और उत्पाद हो गया, डेयरी दूध दही, ये सब जो आता है आपका क्या हो जाएगा? डेयरी प्रोडक्ट। इसमें क्या हो जाता है आपका? विटामिन B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड फूड, जैसे पौधे आधारित दूध, विशेषकर वेगन के लिए जो यूज किया जाता है, वेगन के लिए, ये सब आपका क्या हो जाएगा? विटामिन B12 का क्या हो जाएगा? अच्छा सोर्स हो जाएगा, रिच सोर्स हो जाएगा, इसमें अच्छे मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद अगला जो है, आप दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा है? पुअर सोर्स में क्या लिखा है? पौधे से उत्पन्न खाद्य पदार्थ, फोर्टिफाइड विकल्पों को छोड़कर, अच्छे पोषक वाले विकल्पों को छोड़कर बाद बाकी जो हो जाएगा पौधे से उत्पन्न वाले खाद्य पदार्थ, तो उसमें क्या पाया जाता है? पुअर मात्रा में पाया जाता है आपका विटामिन B12। उसके बाद इसका फंक्शन में क्या लिखा है? ये श्वेतसार यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी वसा की प्रतिक्रिया में सम्मिलित होता और संश्लेषित होकर जीवाणु को चिन्हित करता है, मानव में स्पष्ट करता है। क्या करता है? चिन्हित करता है यानी स्पष्ट करता है। ठीक, उसके बाद इसका दैनिक आवश्यकता में देखते हैं। पर डे रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है? पर डे रिक्वायरमेंट में यहाँ पे लिखा है इसकी मात्रा वयस्क को 2.4 माइक्रोग्राम और गर्भवती महिला को 2.6 माइक्रोग्राम और स्तनपान कराने वाली महिला को 2.8 माइक्रोग्राम क्या करना चाहिए? लेनी चाहिए। ठीक, उसके बाद इसकी न्यूनता यानी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है, कौन कौन से रोग हो जाता है, चलिए देखते हैं। तो पहला है पर्नीशियस एनीमिया। इसमें देखने को मिलता है, यह एक प्रकार का क्या है? अनीमिया है, जो विटामिन B12 को अवशोषित करने में क्या करता है? असमर्थ के कारण होता है। विटामिन B12 को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है यानी हमारा शरीर, बॉडी, तो क्या हो जाता है? इससे पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है। ठीक,
उसके बाद है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है, तंत्रिका क्षति हो जाता है जिसके कारण झुनझुनी सुनसुनी उत्पन्न हो जाता है और चलने में कठिनाई होता है, अच्छे से मसल्स मूवमेंट नहीं कर पाएगा, नर्व का काम नहीं करेगा तो मसल का मूवमेंट हम नहीं करा पाएंगे, ठीक, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे बॉडी से। उसके बाद है कॉन्जेनेटिव डिक्लाइन। कॉन्जेनेटिव डिक्लाइन में क्या हो जाता है, याददाश्त की हानि हो जाती है और अन्य तंत्रिका संबंधित लक्षण देखने को मिलता है इसमें, ठीक। तो ये विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस हमको याद कर लीजिएगा, ठीक। तो आज जो है विटामिन का पूरा चैप्टर का क्या हो गया, द एंड हो गया, ठीक। और अगले दिन अगला चैप्टर लेके आएंगे, ठीक। तो आपको जो कोई भी दिक्कत होगा, PDF चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम जरूर बता दीजिएगा। आप गर्ल्स बॉयज़ को दोनों को अलग अलग ग्रुप में ऐड कर देंगे और जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, जो भी समय समय पे न्यूज होगा, जैसे भी जो भी PDF बनाएंगे वो सारे वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।